मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए थे। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं। इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए, उसके सब तरह के प्रयास किए। वो यहां खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। वो बयान देते हैं यहां खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दें। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, लेकिन 75 में इंदिरा गांधी ने यह प्रयास किया था। 1992 में इसी पार्टी के लोगों की मानसिकता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया था। ये जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, मैं कल देख रहा था यहाँ के कांग्रेस के नेता ट्वीट करके कह रहे थे, वो वीडियो जारी करके कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में। वो कह रहे थे कि जो है मीडिया पर अपनी आवाज उठाने पर, मीडिया पर अपनी बात को उठाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो कह रहे थे कि ये शर्म का विषय है। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के इतिहास और कुनबे के इतिहास को भूल गए हैं। जिन लोगों ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिन्होंने न्यायपालिका की कलम पर रोक लगाई, जिन्होंने लोगों की आवाज का गला घोटा, वो आज इस बात को कह रहे हैं। गहलोत साहब की ये मानसिकता जो है, उनके कुनबे की मानसिकता, उनके कांग्रेस पार्टी के कुनबे की मानसिकता दिखाती है। वो मानसिकता प्रदर्शित करती है कि इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। वो सपने का समय रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और जो अप्रासंगिक हो गए और लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। खिसियाई हुई जो है वो बिल्लियां खंबा नोचती हैं, वो ये काम कर रहे हैं। तो निकाल दीजिए। अगर ये जो दीवार पे लिखा हुआ है, मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि भारत जो है 2047 तक विकसित होगा। भारत जिस रास्ते पर अब चल पड़ा, अब दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित होने से नहीं रोक सकती। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पिछले 100 साल में भारत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था, वो इस 12 साल के कालखंड में देखा है। और 12 साल में जो कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है, उससे अनेक 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 गुना जो है आप भारत में परिवर्तन देखेंगे। आज जो भारत में परिवर्तन आपने देखा है, ये केवल उसका बीज मात्र है। इसका वटवृक्ष में परिवर्तित होते हुए आप सौभाग्यशाली हैं कि 25 साल बाद में आप सब लोग इस विषय को देखने वाले हैं, इस विषय को जीने वाले हैं, इस विषय का आगे विस्तार देने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जिनकी बात अभी भाई साहब कर रहे थे, कि उन्होंने कहा इंदिरा गांधी होती बैन लगा देती, उन्होंने एक मंडोर एक्सप्रेस चालू की। 30 साल तक उस मंडोर एक्सप्रेस का गुणगान कर रहे कि मैंने मंडोर एक्सप्रेस चालू। और वो जो है अपने एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर के कह रहे थे कि सांसद ने क्या किया। मुझे कहा कि मैं आप लोगों की जगह होता तो कहता पीछे घूम करके देख लो। 42 नई ट्रेनें पिछले 12 साल में जोधपुर से चालू हुई। जिस दिन जोधपुर की जनता ने, आप सब लोगों ने स्नेहपूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया था, उस दिन जोधपुर के एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर के डेली जो है ट्रैवलर्स की संख्या, वो साल भर में अगर मैं जोड़ दूं, उससे 4 गुना से ज्यादा ट्रैफिक जोधपुर में होता है। और उससे 5 गुना से ज्यादा हवाई जहाजों का परिचालन जोधपुर में होता है। जोधपुर चारों तरफ से एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था इस समय पे, लेकिन उन्होंने मुझे बाध्य किया। 2 दिन पहले वो जो है जोधपुर के पेयजल की हालात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है, और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए। 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे। 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। ये टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था? किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी हैं। जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति, या तो उन्होंने आंख मीच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलए को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
और दुर्भाग्य ये था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है वो प्यास के संकट से जूझ रही। वो खड़े होकर के अलग अलग तरह की बातें कर। वो एक दिन मुझे लगता है एलिवेटेड रोड पर कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए थे। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं। इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए, उसके सब तरह के प्रयास किए। और वो यहां खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। वो बयान देते हैं यहां खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दें। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। खुद षड्यंत्र रचते हैं, खुद अपने विधायकों को परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरों पर जिम्मेदार लांछन लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं। और अगर सही तरह से राजस्थान का भला करते तो 15 साल का अवसर जोधपुर ने दिया था। इस जोधपुर को अगर पीछे रखने का पाप किसी ने किया, अशोक गहलोत साहब ने किया। बीजेपी में क्या राजस्थान में भी ऐसा माहौल? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये राजनीतिक क्षेत्र में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता जब अपना भविष्य अंधकार में देखता है तो कहीं ना कहीं भविष्य तलाशता है। हम भी सामान्य रूप में से, हम में से भी कोई मित्र यदि कहीं लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर हम काम कर रहे हैं, इससे बेहतर भविष्य कहीं हो सकता है, तो वो जाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य इतना अंधकार में है कि सारा देश देख रहा, भाग रहा है। बंगाल में कह रहे थे कि बंगाल में जो है हॉर्स ट्रेडिंग करे, वहां तो पार्टी खुद ही भाग भाग करके नई पार्टी में सम्मिलित हो रहे। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर सकती? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सक्षम व्यक्ति, जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए, जिसको भगवान ने 2 पांव दिए, सोचने की क्षमता दी है, विचार दिया है, प्रज्ञा दी है, ऐसा हर व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का नेतृत्व स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम करना स्वीकार करे, हर उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के कंबे में हम बाहें पसार करके स्वागत करते हैं। जो हमारे साथ चलेगा हम उसको साथ लेकर के चलेंगे, जो नहीं चलेगा उसको धन्यवाद दे देंगे। कोई बड़ा जो है या कोई बड़ा आगमन हो सकता है, क्या कोई है संपर्क? मुझे जानकारी मिली है। मुझे लगता है कि अभी ये टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा। अभी ये समय तय नहीं हुआ है। एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाए, क्योंकि इसका और रिफाइनरी दोनों का एक ही साथ एक ही दिन में उद्घाटन होना तय है। एक बार अभी एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के भी पता नहीं किस तरह के चैलेंजेस, एक कोई मैं देख रहा था कि कोई जो है एक प्रायोजित तरीके से एक कंपनी को हायर करके, मैं जानता हूं इतना आज टेक्नोलॉजी में काम करते हो, मुझे पता है उसके पीछे कौन है, फंडिंग कहां से आ रही है, मैं उसके बारे में नाम लेना नहीं चाहता, मैं उस स्तर पे जाना भी नहीं चाहता। जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक कंपनी को हायर करके यूट्यूबर्स के माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट के अभी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी क्लियरेंसेस दोनों नहीं है। कोई भी एयरपोर्ट प्रारंभ होता है केवल बिल्डिंग बन जाने या एस्केलेटर बनने से नहीं प्रारंभ होता, उसका सारा टेक्नोलॉजिकल ऑडिट होता है। वो हुआ है, उसमें कुछ कमियां पाई गई, उसको ठीक करने के वेंडर्स को काम दिए गए, वो सब हो जाएगा। तब एयरपोर्ट का ब्यूरो ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो होता है उसको एक यहाँ से एप्लीकेशन जाएगी, वो टीम आकर के यहाँ इंस्पेक्शन करेगी। वो जिस दिन इंस्पेक्शन करके सर्टिफाई कर देगी उस दिन के बाद तो दिन शुरू होगा पढ़ने। अब जिन लोगों ने केवल बिल्डिंगें बनाई, कॉलोनी बनाई, न पानी का कनेक्शन दिया, न सड़क ठीक से बनाई और न ट्रांसफार्मर वहां लगाया, वो शायद मुझे लगता है कि मकान बना देने मात्र से ही जो है एयरपोर्ट बन जाता है, एयरपोर्ट चालू हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा अभी सोच में फर्क है, समय थोड़ा अनुभव के साथ सोच आ जाएगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बनेगा जो, या फ्लाइटें कब आएगी? अभी एक बार ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाए, जोधपुर की डिमांड असेस हो जाए। इस एयरपोर्ट को जब हमने डिजाइन किया था तब हमने इसको इसी तरह से डिजाइन किया है कि मिनिमम इंटरवेंशन और इन्वेजन से इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, टर्मिनल को कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी मुझे पूछ रहे थे कि राजीव गौड़ सर ये कह रहे थे कि 2047 का भारत कैसा होगा।
मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि 2047 का जोधपुर ऐसा होगा कि उसमें मेट्रो रेल भी चल रही होगी, उसमें एलिवेटेड रोड्स भी होंगे, उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, उसमें दुनिया के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के हब भी होंगे। जोधपुर जो है उसको लेकर के आज जिन लोगों ने 50 साल जोधपुर पर राज किया वो कल्पना नहीं कर सकते ऐसा जोधपुर होगा।